नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि लखनऊ में मंत्री परिषद की बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली और यहां पर सीएम ने कड़े निर्देश मंत्रियों को दिए हैं। मंत्रियों को 3 महीने में देनी होगी संपत्ति की जानकारी। परिवार के लोगों को भी चल अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी। मंत्री चल अचल संपत्ति का सार्वजनिक घोषणा करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सभी अधिकारियों को भी संपत्ति की जानकारी देनी होगी। परिवार के लोगों को भी अपनी संपत्ति की जानकारी घोषित करनी होगी। सभी अधिकारी अपनी संपत्ति की जानकारी घोषित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये चेतावनी दी है सभी मंत्रियों को फिर चेतावनी दी है, शासकीय कार्य में परिवार के लोग हस्तक्षेप ना करें। ये भी चेतावनी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मंत्रियों को दी गई है। आपको बता दें कि आज पहले कैबिनेट की बैठक और उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक, बैक टू बैक 2 बैठकें सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली और वहां पर कई सारे निर्देश जो मंत्री हैं उनको दिए गए हैं। और उसी में ये कि बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मंत्रियों को अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा उनके परिजनों को भी इस बारे में जानकारी देनी होगी। आगे बढ़ेंगे। योगी सरकार के मंत्रियों को मंडल प्रभारी की जिम्मेदारी। इसी हफ्ते से मंडलवार दौरा आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री करते हुए नजर आएंगे। मंत्री नंद गोपाल नंदी को बरेली मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेश खन्ना को लखनऊ मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। जितिन प्रसाद को कानपुर मंडल की जिम्मेदारी मिली है। बेबी रानी मौर्य को झांसी मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा धर्मपाल को गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य को आगरा मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रिजेश पाठक को वाराणसी मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। लक्ष्मी नारायण को अलीगढ़ मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। तो सभी मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं और ये जो अलग अलग जिम्मेदारियां जहां की दी गई वो हम आपको बता रहे थे। इसी हफ्ते से मंडलवार दौरा करते हुए कैबिनेट मंत्री नजर आएंगे। नंद गोपाल नंदी बरेली मंडल का दौरा करते नजर आएंगे और इसी क्रम में जो अन्य कैबिनेट मंत्री हैं वो अपनी अपनी जो उनको जिम्मेदारी मिली है उस मंडल का दौरा करते नजर आएंगे। योगी सरकार के मंत्रियों को मंडल प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है और इसी हफ्ते से ये जिम्मेदारी वो शुरू करेंगे और दौरा भी शुरू किया जाएगा मंत्रियों के द्वारा। रामपुर में सपा के एक और नेता पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि आजम के करीबी सपा नेता यूसुफ मलिक पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। रामपुर जेल में बंद है सपा नेता यूसुफ मलिक। सीतापुर जेल में बंद आजम खान के सबसे करीबी ये माने जाते हैं। मुरादाबाद के अपर नगर आयुक्त को धमकाने के मामले में हुई है इन पर एनएसए की कार्रवाई। सपा नेता के समधी जमाल हसन पर नगर निगम का टैक्स था बकाया। नगर निगम ने किया था सपा नेता के दामाद का भवन सील। आरोप है कि यूसुफ मलिक ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर दी थी अधिकारियों को धमकी। मुरादाबाद और रामपुर के अलग अलग थानों में यूसुफ मलिक के खिलाफ 17 मामले दर्ज हैं। रामपुर में दर्ज एक मामले में जमानत तोड़वाकर किया गया था कोर्ट में सरेंडर। तो बड़ी जानकारी आपको ये दे रहे हैं। आजम खान की करीबी हैं ये जिन पर ये कार्रवाई की गई है। आजम के करीबी सपा नेता यूसुफ मलिक पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। रामपुर में सपा के एक और नेता पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आजम खान के करीबी माने जाते हैं ये। आपको बता दें कि रामपुर जेल में फिलहाल ये बंद हैं। सीतापुर जेल में आजम खान बंद हैं और उनके बेहद करीबी ये माने जाते हैं। एनएसए के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। बताते चले कि सपा नेता के समधी जमाल हसन पर नगर निगम का टैक्स बकाया था। नगर निगम ने किया था सपा नेता के दामाद का भवन सील। आरोप है कि यूसुफ मलिक ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को धमकी दी थी। और इसी खबर पर संवाददाता फहीम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, क्या जानकारी मिल पा रही है इस मामले को लेकर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये मामला सपा नेता आजम खान के करीबी यूसुफ मलिक से जुड़ा है, जो खुद समाजवादी पार्टी के
मुरादाबाद के नेता हैं। इनके समधी को लेके नगर आयुक्त ने छापेमारी की थी और एक बंगले को सील किया था, जिसमें आरोप था कि इनकी तरफ करोड़ों रुपए का कर बकाया है। इस मामले को लेके इनकी तरफ आरोप ये लगाया गया था नगर आयुक्त की तरफ से कि इन्होंने फोन करने के बाद उनसे गाली गलौज की थी और गलत भाषा का प्रयोग किया था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद इन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए जो सपा नेता यूसुफ मलिक है, उन्होंने रामपुर आके यहाँ कोर्ट में सरेंडर किया था और एक पुराने मामले में अपनी जमानत तुड़वाने के बाद ये जेल चले गए थे। लेकिन जैसा कि आज सूचना मिली कि मुरादाबाद की जो प्रशासन था उसने एनएसए की कार्रवाई इन पे की है और एनएसए का जो नोटिस है वो जिला रामपुर की जिला कारागार में तामील करा दिया गया है, क्योंकि इस वक्त भी ये जिला कारागार रामपुर के अंदर निरुद्ध है, बंद है। और एक मामले में जिसमें ये यहाँ इन्होंने सरेंडर किया था उसमें हालांकि इनकी जमानत हो चुकी है, लेकिन एनएसए की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद इनका जेल से बाहर आना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से नगर आयुक्त से लेके और शासन तक और उसके बाद में हड़कंप मचा कार्रवाई हुई है, उसको देख के लगता है कि कार्रवाइयों में अभी और तेजी होगी और इजाफा होगा और किसी भी रूप में इनको राहत नहीं मिल पाएगी। जी तो ये कह सकते हैं कि मुश्किल लगातार अब बढ़ेंगी इनकी। चलिए फहीम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। विद्युत व्यवस्था सुधार में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। आगरा द्वारा ट्रांसफार्मर सर्वे एंड मेंटेनेंस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन द्वारा वितरण परिवर्तकों का सर्वे करने के लिए डीटी सर्वे मोबाइल ऐप का निर्माण कराया गया है। मोबाइल ऐप के जरिए कर्मियों को डाटा तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि कर्मियों का डाटा जो है उसको तैयार किया जाएगा, जिससे भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। ये दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और यूपीपीसीएल के द्वारा एक ऐप डेवलप किया गया, जिसमें हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, मतलब उनमें क्या समस्याएं हैं। जैसे अगर उसमें ट्रांसफार्मर ऑयल कम है तो एक ऐप के माध्यम से हम उसको फीड कर सकते हैं और सेंट्रलाइज्ड एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा, जिससे हम मुख्यालय पे, जोन पे और सर्कल लेवल पे बैठे देख सकते हैं। और अब खबर रायबरेली से है। रायबरेली में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। ग्रामीणों से रुपए की मांग करने वाला लेखपाल निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। एसडीएम ने लेखपाल अमर सिंह यादव को निलंबित कर दिया है। ऊंचाहार तहसील में तैनात था लेखपाल अमर सिंह यादव। न्यूज़ 1 इंडिया ने इसकी खबर दिखाई थी, जिसके बाद इस खबर पर ये दमदार असर देखने को मिला है। एसडीएम ने लेखपाल अमर सिंह यादव को निलंबित कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एसडीएम ने ये कार्रवाई की है लेखपाल के ऊपर। ऊंचाहार तहसील में तैनात था ये लेखपाल अमर सिंह यादव नाम है, जिसको अब निलंबित कर दिया गया है। न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था, जिसका असर हुआ है। इस खबर पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने लेखपाल अमर सिंह यादव को निलंबित कर दिया है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि आरपीएफ को धमकी भरा मेल भेजा गया है। भेजे गए मेल में बताया गया है कि 4 संदिग्ध लोगों ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन को और ट्रेनों को उड़ाने की योजना बनाई है। इसका पता लगते ही पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो एकदम अलर्ट मोड पर आ गए और हड़कंप मच गया सभी में। एसपी सिटी के साथ जीआरपी और आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन के अलावा ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान चलाया है। जीआरपी के साथ साथ रेलवे पुलिस फोर्स और स्थानीय पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा ट्रेनों को भी चेक किया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के जितने भी एंट्री पॉइंट हैं और जहां पर भी यात्री आते जाते हैं उन सभी जगहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सभी को चेक किया जा रहा है। अलर्ट मोड पर पुलिस नजर आ रही है। बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद ये चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया। आज रेलवेज में एक सीनियर ऑफिशियल को एक मेल मिली थी, जिसमें एक थ्रेट कॉल के बारे में जिक्र किया गया था, जिसमें जनपद सहारनपुर में आने वाली एक ट्रेन में कुछ बॉम्ब रखे होने जाने की सूचना थी, जिस पर हम लोगों ने पूरे रेलवे स्टेशन के परिसर को सभी जीआरपी, आरपीएफ और संयुक्त पुलिस की टीम के साथ चेक कराया और एलआईयू, टीएफएमडी, एचएचएमडी और डॉग स्क्वाड के लोगों को ले जाके हम लोगों ने चेक कराया, जिसमें कुछ नहीं मिला है। आगे भी हमारी चेकिंग इसमें जारी रहेगी। कुछ भी सूचना मिलती है उस पर हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे।
गाजियाबाद के मोदी नगर में स्कूल बस से छात्र अनुराग की मौत के मामले में मृतक बच्चे के परिजनों ने अब पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ मिलकर धरना करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि धरने पर बैठकर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग पेरेंट्स के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि डीएम ऑफिस में परिजनों ने गुहार लगाते हुए दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। परिजन लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी परिजनों द्वारा की जा रही है। गाजियाबाद के मोदी नगर में स्कूल बस से छात्र अनुराग की मौत हो गई थी और इस मामले में लगातार परिजन जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है और इसी को लेकर डीएम ऑफिस में परिजनों ने गुहार लगाई है और दोषियों को गिरफ्तारी की जल्द मांग की है। गिरफ्तारी की मृतक बच्चे के माता पिता और पेरेंट्स एसोसिएशन धरने पर बैठा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात लगातार कर रहे हैं ये कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, गिरफ्तारी की जाए। डीएम को भी ज्ञापन सौंपा है। रायबरेली में बेखौफ भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। भूमाफियाओं के अंदर नहीं है कानून का कोई खौफ। पुलिस की लचर कार्यशैली से फल फूल रहा है दबंग भूमाफिया। अपनी ही जमीन पर लोगों को मकान बनाना दूभर हो गया है। दबंग हिस्ट्री शीटर हिमांशु सिंह ने मांगी 5 लाख रुपए की रंगदारी। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। भूमाफिया हिमांशु पर अधिकारियों से मारपीट का भी आरोप लग चुका है। तत्कालीन एसडीएम और बिजली विभाग के जेई से मारपीट का लग चुका है इस पर आरोप। हिमांशु पर जिले के अलग अलग थानों में संगीन अपराध भी दर्ज हैं। भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। कोई खौफ इनके अंदर नहीं दिख रहा है कानून का। भूमाफियाओं के अंदर किसी भी तरह का खौफ नहीं दिख रहा है। पुलिस की लचर कार्यशैली पर भूमाफियाओं के आतंक से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी पीड़िता मेरे सामने नहीं आई, पर सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि कोई ज़मीन का विवाद है जिसमें कि उसका कहना है कि मैं जब मकान बनवाने जाती हूँ तो मुझसे एक्सटॉर्शन मनी मांगी जा रही है। तो इसकी जांच कराई जा रही है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो असद खान हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। असद का रुख करेंगे। असद, पूरा मामला क्या है और कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है आखिर इस मामले पर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, ये जो भूमाफिया के तौर पर इस समय उभर कर सामने आए हिमांशु सिंह का अगर इतिहास देखा जाए तो पिछले कई दिनों से ये सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोरने में महारत हासिल कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अपने मां और पिताजी को मारते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो, जिन पर कार्रवाई की गई थी। और ये अब नया मामला सामने आ रहा है। महानंदपुर में जमीन है और जमीन में वहां पर जो भी अपना निर्माण कार्य करा रहा है, जबकि जमीन का बैनामा है, दाखिल खारिज है, लेकिन उस पर ये दबाव बनाते हैं। 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। फिलहाल सोशल मीडिया पर और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जरूर हरकत में आई है और सीओ वंदना सिंह ने साफ तौर पर कहा है जांच कराकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन के द्वारा जो आदेश मिला है भूमाफियाओं को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने का, तो इस मामले को गंभीरता से अब पुलिस ले रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि अब कार्रवाई क्या होती है। ये पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं हिमांशु सिंह और इनको कांग्रेस ने निष्कासित भी किया था। उसके बाद से लगातार ये अपने दिमागी आपा खो चुके हैं या कोई सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, भूमाफिया में गिनती कराना चाहते हैं। फिलहाल अब पुलिस इन पर गंभीर है। आने वाले समय में ये तय होगा कि आखिर कार्रवाई क्या होती है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। रायबरेली में एक महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला आरोप लगा रही है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसके पति ने उसके साथ जमकर मारपीट की। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति दहेज में 20 लाख रुपए और एक 4 पहिया गाड़ी की मांग कर रहा है। महिला लालगंज कोतवाली इलाके की रहने वाली है और ये तमाम आरोप महिला के द्वारा लगाए गए हैं कि उसका पति लगातार दहेज की वजह से उसको प्रताड़ित कर रहा है। पैसे और गाड़ी की मांग लगातार पति कर रहा है। महिला ने इंसाफ की गुहार थाने में पहुंचकर लगाई है। समस्या, हमारे पति हमें बहुत मारते पीटते हैं, बोलते हैं कि 20 लाख रुपए लेके आओ और 4 पहिए गाड़ी, तब आपको रखेंगे, नहीं रखेंगे नहीं आपको। कहाँ की रहने वाली है आप? हम कैथन का पूरा
पति क्या करते हैं आप? हमारे पति भी ये सब में मारपीट किस लिए कर रहे हैं? मारपीट दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित करते हैं। आए दिन मुझे घर के पूरे काम मार मार के करवाते हैं। बोलते हैं इतना दहेज लेके आओ तब रखेंगे, नहीं दूसरी शादी करेंगे। इसलिए मुझे परेशान कर रहे हैं। कितना दहेज मांग रहे हैं? 20 लाख और 4 पहिया गाड़ी। लालगंज की एक महिला द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिया गया है कि मेरे पति द्वारा और ससुराली जनों द्वारा मारपीट किया गया है, जिसके संबंध में प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। आप प्रवक्ता गौरव शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में पहला विकल्प बनी है। हिमाचल की जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा दिखा रही है। सीएम जयराम को सपने में भी केजरीवाल नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस बुरी तरह बौखलाई हुई है। आप पहला विकल्प, बीजेपी कांग्रेस दूसरे तीसरे नंबर पर है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार मॉडल पर जनता जता रही है भरोसा आम आदमी पार्टी पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बातें आप के प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कही हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो प्रदेश का पहला विकल्प बनी है, ये बात उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस बौखला रही है। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर पहला विकल्प लोकप्रिय पार्टी जो है प्रदेश की जनता के अंदर बन गई है। इसका जीता जागता उदाहरण अभी चंबी में हाल ही में जो कांगड़ा में रैली हुई है, आप सबने देखा होगा कि असंख्य जो भीड़ वहां पे पूरे कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और पूरे प्रदेश से जो लोग वहां पे आए। चंबी ग्राउंड जो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कभी उस ग्राउंड का चयन नहीं करती है। वो चयन इसलिए नहीं करती है कि वो ग्राउंड बहुत बड़ा है, उसे भरना मुश्किल है और नामुमकिन है। आम आदमी पार्टी के प्रति स्नेह और प्यार हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिखाया और 23 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी वहां पे नेशनल कन्वीनर आए और जो वहां जनसैलाब उमड़ा था, चारों तरफ ग्राउंड में, सड़कों पे, रास्तों में पूरी भीड़, लगभग 50,000 लोगों ने उस दृश्य को देखा। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं है, आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही है, इनकी सांसें हिमाचल प्रदेश में फूलने वाली हैं, सारी चीजें हैं। और जहां भी मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी का व्याख्यान वो कर रहे हैं। कभी वो भाषा पे बात करते हैं, कभी वो सभ्यता पे बात करते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 4 सालों में कुछ नहीं किया। ये उनकी बौखलाहट है। इस बौखलाहट का कारण ये सारी चीजें हैं। और आम आदमी पार्टी अब कोई दूसरी और तीसरी नहीं है, पहला विकल्प है। ए फॉर आम, बी फॉर बीजेपी, सी फॉर कांग्रेस। तो सीक्वेंस भी आप देख लीजिए, अल्फाबेटिकली भी आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में पहले नंबर पे है। जनता की पसंद में आम आदमी पार्टी पहले नंबर पे है। और जो हमारा मॉडल है, चाहे वो दिल्ली मॉडल है, दिल्ली में जो हमने काम की है, हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं वो शिक्षा चाहते हैं, अच्छी शिक्षा अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। सरकारी स्कूलों की यहाँ जो हालत है वो बदतर हालत है। केवल मात्र स्कूल खोलने से शिक्षा नहीं चलती है, वहां पे सुविधाएं देनी पड़ती है, स्मार्ट क्लासरूम बनाने पड़ते हैं। दिल्ली की तर्ज पर केजरीवाल जी ने उससे एक ही सवाल पूछा कि आप शिक्षा हिमाचल प्रदेश में अच्छी चाहते हो? हिमाचल प्रदेश के असंख्य लोगों ने हाथ खड़ा करके कहा कि हाँ, हम शिक्षा अच्छी चाहते हैं, हम स्वास्थ्य अच्छा चाहते हैं, निःशुल्क चाहते हैं। तो वो जो मॉडल है पंजाब के अंदर जो अभी काम हुए हैं, भ्रष्टाचार के लिए जो वहां नकेल कसी गई है, टोल फ्री नंबर जारी किया गया, ये सारी चीजें हैं, नीतियां हैं जिनका व्याख्यान हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी प्रदेश में पहले नंबर की पसंद लोगों की बन गई है और ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। 4.5 वर्ष में जो नाकामी और हिमाचल प्रदेश के प्रति उन्होंने जो जनता के साथ धोखा किया है, जो वादे किए हैं, हर वर्ग के साथ उन्हें पूरा नहीं किया गया, उसकी बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी को अब लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने इतनी अपनी जड़ें जमा ली है, इनके खिलाफ रोज कोई ना कोई षड्यंत्र, रोज कोई ना कोई वो हमारे खिलाफ ऐसी चीजें बोल रहे हैं जिससे कि आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा डैमेज वो करना चाहते हैं। और अब खबर अमरोहा से। आपको बता दें कि अमरोहा पुलिस खटारा वाहन के भरोसे पर है। पुरानी हो चुकी कार ने रास्ते में धोखा दे दिया। खटारा कार से पुलिस कैसे करेगी इलाके का गश्त? मदद के इंतजार में घंटों खड़े रहे दड़ियाल पुलिस चौकी के कर्मी। आपको बता दें कि आदमपुर थाना क्षेत्र के दड़ियाल पुलिस चौकी के पास का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिसकर्मी घंटों मदद के लिए खड़े रहे। और ये देखिए, वाहन का टायर पंचर हो गया और ऐसी स्थिति में पुलिस किस तरह से गश्त करेगी, ये सवाल उठ रहा है। खटारा वाहन के भरोसे अमरोहा पुलिस आखिर गश्त कैसे करेगी? और अगर कभी किसी को मदद की ज़रूरत होगी तो मौके पर पुलिस कैसे पहुंचेगी? आप ये कार देखिए, इसकी स्थिति किस हाल में खस्ता हो चुकी है। ऐसी खस्ता हालत में ये कार आखिर लोगों के मदद के लिए समय पर कैसे पहुंच पाएगी? ये कई सारे सवाल अब उठ रहे हैं।
खटारा वाहन के भरोसे अमरोहा पुलिस। कानपुर बार एसोसिएशन का मतदान जारी है। वार कोड से वोट डाले जा रहे हैं। पुलिस लगातार गश्त कर मतदान स्थल के बाहर प्रत्याशियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को रुकने की इजाजत नहीं दे रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, किसी तरह का हंगामा न हो सके इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से भी नजर लगातार रखी जा रही है। भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। सीसीटीवी भी लगातार नजर बनाए हुए है। मतदान लगातार जारी है। कानपुर बार एसोसिएशन में बार कोड की मदद से मतदान किया जा रहा है। अब खबर बिजनौर से। आपको बता दें कि अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। 2 लाख रुपए के बने पटाखे किए गए हैं बरामद। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। थाना नजीबाबाद के गढ़मलपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा किया है। 2 लाख रुपए के बने पटाखे पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। पूरा मामला आपको बता दें कि बिजनौर के नजीबाबाद के गढ़मलपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। बाराबंकी से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जिले के इब्राहिमपुर गांव में दुल्हन ने शादी से उस वक्त इनकार कर दिया जब जयमाल की सारी रस्म पूरी हो चुकी थी। दूल्हे पक्ष का आरोप है कि जयमाल होने के बाद लड़की पक्ष ने शादी के लिए दूल्हे के घर को अंदर बुलाया घर वालों को, और वहां पर दूल्हे को थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। आपको बता दें कि दुल्हन की मां ने थप्पड़ मारना शुरू किया, जिसके बाद दूल्हे के पिता का आरोप है कि बारातियों को भी बंधक बनाकर उन्हें भी बेइज्जत किया गया। दुल्हन के लिए लेकर गए जेवरात और सामान भी लड़की वालों ने रख लिया। मामले की सूचना दूल्हे के परिवार वालों ने पुलिस को दी और इसके बाद मामला दर्ज किया गया है। बाराबंकी का ये पूरा मामला है। अजीबोगरीब मामला बाराबंकी से ये सामने आया है, जहां पर जयमाल की रस्म पूरी होने के बाद ये ओम प्रकाश हैं, जिन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है। ये रहने वाले जहांगीराबाद क्षेत्र के हैं। देवा क्षेत्र में इनके लड़के का विवाह तय हुआ था, लेकिन इनका आरोप है कि लड़की पक्ष ने विवाह किया नहीं और जो गहने थे वो भी अपने कब्जे में कर लिया है। इस संबंध में इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसकी जांच की जा रही है और जल्द ही इसमें जो भी चीज़ें निकल के आएगी उसी के आधार पर हम आगे विधिक कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ में लड़के के पक्ष वालों ने जब हम बारात लेकर वहाँ पहुँचे तो जयमाल हो जाने के बाद हमें घर के अंदर बुलाया गया और वहाँ बुला के हमारे जयमाल पे जो रुपए पैसे जो मिले थे जेब से निकाल लिया गया और हमारे गले से जो चांदी की चैन थी वो भी निकाल लिया। और लड़की की मम्मी और लड़के के भाई ने हमें मारा पीटा और धमकाया और उसके रिश्तेदारों ने भी हमें गाली गलौज दिया। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।